तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का पासेस। लाइट जो है जब वह रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहने का मतलब रेक्टेंगल की तरह का, मतलब क्यूबाइडिकल उसको कह सकते हो, और सॉलिड है वो। और उससे जब लाइट रे पास करेगा तो क्या होगा, है ना, क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को आप इससे इस तरह का आप मान सकते हो, हालांकि ये तो प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि ऐसा ही होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एयर से लाइट इस पर पड़ रहा है ऐसे, फिर थोड़ी देर क्या हो रहा है, वो ग्लास में ट्रेवल कर रहा है इसके थिकनेस के बराबर, है ना, और देन आफ्टर क्या हो रहा है, वो बाहर इमर्ज कर जा रहा है, बाहर की तरफ निकल जा रहा है, एयर में निकल जा रहा है। तो क्या रिलेशन होगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा हमारा, ये हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखना। यहाँ देखो, ये है बच्चों ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये यहाँ से लाइट, सपोज कर लो कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट यहाँ पे पड़ा। अब हमने आपको बताया था, पहले वीडियोस में हमने बताया था कि लाइट जब ऑप्टिकली रेरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है तो किधर बेंड करता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, यह क्या है, ग्लास स्लैब है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह क्या है, ज्यादा है, किससे, एयर से। तो लाइट जो है वो किधर बेंड कर जाएगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। लाइट किधर बेंड कर जाएगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। अब देखो यहाँ पे लाइट यहां से यहां तक ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, तो बिल्कुल सीधा जैसे ट्रेवल कर रहा था वैसे ट्रेवल कर रहा है, जो डायरेक्शन है। बट यहां पर आने के बाद क्या होगा, लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। तो एयर में जा रहा है तो किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहा है, तो किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड किया। क्लियर बात। अब आप इसको कह सकते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये नॉर्मल n1 और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। इसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 कह लो, और यह भी क्या है, इसको r2 बोल लो, और इसको आप बोल लो ई बोल लो, एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, ये इमर्ज कर रहा है यहाँ से, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, आपका रिफ्रैक्शन हुआ। बट अब रिजल्ट क्या सामने आया, इसको जरा समझना है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। देखो, तो इसको, ये है फेज 1 और ये है फेज 2, या फिर ये इंटरफेस 1 और ये इंटरफेस 2। इंटरफेस कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाउंड्री सेपरेट हो रहा है। यह बाउंड्री क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे ग्लास है। यहाँ पर भी क्या है, इसके ऊपर ग्लास और इसके नीचे क्या है, एयर है। तो ये फर्स्ट इंटरफेस और ये सेकेंड इंटरफेस। तो फर्स्ट इंटरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग Snell's law at फर्स्ट इंटरफेस। फर्स्ट इंटरफेस पे हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई, μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R1। बोल हाँ कि ना। और μ1 क्या है, एयर है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। μ1 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो sin I इज इक्वल्स टू μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कितना है, म्यू है, तो ये हो जाएगा म्यू साइन R1। पक्की बात है, आएंगे समझ में, आएंगे। अब जरा देखो तो n1 और ये n2 है। अब देखो तो सिंस ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, पैरेलल है ना। ये और ये दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऑपोजिट फेस क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये दोनों पैरेलल है, और ये n1 इस पे परपेंडिकुलर है और n2 इस पे परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन है, दो लाइन अगर पैरेलल है और इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये और ये दोनों नॉर्मल्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। पक्की बात है, ओके।
तो देखेंगे यहाँ पे सिंस इंटरफेस, इसको बोल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1 and 2 are parallel, therefore n1 and n2 are also parallel। तो n1 और n2 भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल भी होंगे, पैरेलल होंगे। n1 भी पैरेलल, n1 और n2 दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब n1 और n2 पैरेलल है और ये देखो यहाँ पे ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे है ये क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह, ट्रांसवर्सल है, मतलब r1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एंगल r1 इज इक्वल्स टू एंगल r2। आ रही बात समझ में यहाँ तक, पक्की बात है। हाँ, अब देखेंगे आगे। अब देखेंगे आगे यहाँ पे इंटरफेस सेकंड पे, इंटरफेस सेकंड पे यह जो इंसिडेंट रे सेकंड फेस पे ये है, सेकंड इंटरफेस ये वाला है, तो इस पे लाइट ये वाला आ रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। तो यह जो R2 है, यह जो R2 है यह क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोल हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया, आया पक्की बात। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लाइट इंटरफेस पे पड़ता है वह इंसिडेंट रे होता है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो देखो ये लाइट क्या हो रहा है, इस इंटरफेस पे पड़ रहा है, तो ये वाला रे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर बात है। तो देखेंगे यहाँ पे R2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस and E is एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर बात है बच्चों। तो देखेंगे स्नेल्स लॉ फिर से अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अब इस बार लाइट कहां से कहां जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। तो पहला मीडियम ग्लास और दूसरा मीडियम एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कितना, μ1 हो जाएगा म्यू। अप्लाई करो μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, ये तो फॉर्मूला है। तो μ1 कितना, इस बार पहला मीडियम ग्लास है तो μ1 हो जाएगा म्यू साइन आई, और साइन आई के जगह पे क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा μ2, म्यू2 तो एयर है भाई 1 हो जाएगा, इनटू साइन ई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू साइन R2, म्यू साइन R2, और R2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं। तो R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ई। इसको बोल रहे इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां से देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है इसमें भी है म्यू साइन R1, और वह किसके इक्वल है, साइन आई के इक्वल है। और यहाँ पर भी क्या है, म्यू साइन R1, और यह किसके इक्वल है, साइन ई के इक्वल है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन आई वह किसके इक्वल होगा, साइन ई के इक्वल होगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, एंगल ई। और इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आई और एंगल ई दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल। इंसिडेंट रे जो गिर पड़ रहा है इस पे इंसिडेंट हो रहा है, और इमर्जेंट जो बाहर निकल रहा है, वो दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है कि when a light passes through rectangular glass slab then incident ray and emergent ray are parallel। क्लियर बात है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको नोट पॉइंट करके, when a light ray passes through rectangular glass slab then the incident ray and emergent ray are parallel to each other, है ना। सिर्फ क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, पैरेलल शिफ्ट होता है ना। जैसे ये देखो यहां पे आ रहा है और ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, पैरेलली शिफ्ट कर जाता है। द इमर्जेंट ray is shift parallel to the इंसिडेंट रे। इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, लेटरल
डिस्प्लेसमेंट, है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पैरेलली शिफ्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। जैसे देखो आप यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन ये है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, सपोज कर लो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यह होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात है? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अभी क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसी बीच में आ जाएगा क्रिटिकल एंगल भी। चलिए मैं कुछ सिचुएशन देता हूं आप लोग को, जिसको आपको समझना है, ठीक है। देखो सिचुएशन क्या है, यह एक इंटरफेस है, मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और यह मीडियम 2 है, ध्यान से देखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। कोई लाइट रे, और भी यहां पे है कि μ1 जो है वह ग्रेटर देन μ2 है, मतलब पहला वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, दूसरा वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। यार है समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला मीडियम जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दूसरा वाला जो मीडियम है ऑप्टिकली रेरर मीडियम। कंफर्म बात, पक्की बात? ओके, तो लाइट यहां से आई ऐसे, ऑब्वियस ही बात है कि लाइट किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, क्योंकि लाइट कहां से कहां आ रहा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेरर मीडियम में आ रहा है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। ये आई हो जाएगा और ये हो जाएगा आर। क्लियर बात? और यहां पे स्नेल्स लॉ फॉलो भी होगा, μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R, ठीक है। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं, अगर हम I के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये R का भी वैल्यू क्या होगा, और बढ़ेगा। क्लियर बात? देखो मैंने I के वैल्यू को बढ़ाया, ये अपना नॉर्मल है, तो R क्या हो गया, और बड़ा हो गया। ये एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा, एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा कि यह जो लाइन, यह जो रिफ्रैक्टेड रे है, यह बिल्कुल क्या आ जाएगा, इंटरफेस के पैरेलल आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर हम और बढ़ा देते हैं इसको, थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखना भाई, जहां पे दिक्कत हो बोलना। बोलो कैसे बोलेंगे, कमेंट करना। तो देखें यहां पे थोड़ा सा और हमने बढ़ाया इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और ये क्या हो गया, बिल्कुल इस इंटरफेस के पैरेलल आ गया, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ, बिल्कुल इंटरफेस के पैरेलल हो गया। इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू होता है, इस सिचुएशन में जो ये एंगल है आई जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, थीटा सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, 90 डिग्री हो। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्लियर बात है? तो आइए हम लोग यहां पे डिफाइन करते हुए चलते हैं, लिखते हुए चलते हैं। क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, देखेंगे यहां पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस
for which angle of refraction is 90 degree called क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो। क्लियर बात है? वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो। और जरा देखो तो यहां पर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, है ना, इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो देखो तो क्या हो जाएगा? हमारा जो स्नेल्स लॉ है वह कैसा बन जाएगा? देखो तो μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। क्लियर बात है? और यहां पे i का वैल्यू क्या है? थीटा सी, है ना। क्रिटिकल एंगल को हम लोग थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं और r का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो देखो तो क्या हो जाएगा? μ1 sin थीटा सी इज इक्वल्स टू μ2 sin ऑफ 90 डिग्री। मतलब क्या हो जाएगा? μ1 sin थीटा सी इज इक्वल्स टू μ2 इंटू 1। साइन 90 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने का भी, साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी है, आप इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। अगर सपोज कर लो कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू और बढ़ा दें, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, तो अगर आप और बढ़ा दोगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। बोल हाँ कि ना? मतलब 90 डिग्री से भी बड़ा हो जाएगा। तो देखें तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हमने और बढ़ा दिया, थोड़ा सा हमने और इंक्रीज कर दिया आई के वैल्यू को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि और इंक्रीज कर देंगे तो ये आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू है और बढ़ जाएगा। और तो और बढ़ेगा तो यह क्या हो जाएगा? 90 से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, जस्ट पहले वाले मीडियम में ही आ गया, है ना। यह क्या हुआ? पहले वाले मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ? यह पहले वाले मीडियम में ही आ गया, क्योंकि एंगल जो है आर वह ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। और इसी केस को बच्चे हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी केस को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि लाइट जो है, सारा का सारा लाइट जो है वो पहले वाले मीडियम में ही आ गया। नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली जहां पे रिफ्रैक्शन होता, अब बात आती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों? टोटल वर्ड क्यों? टोटल इसलिए बच्चे कि जहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है, तो जहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है वहां पर टोटल का टोटल लाइट रिफ्रैक्ट होकर के नहीं जाता है। सम पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है उसका उसी मीडियम में, और सम पार्ट क्या होता है? उसका रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में कोई भी लाइट रे जो है वह सेकेंड मीडियम में जाएगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? क्योंकि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वह 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से बड़ा होने के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई, यह ग्रेटर है किससे? क्रिटिकल एंगल से। क्लियर बात है? तो सारा का सारा लाइट जो है वह क्या आ गया? पहले वाले मीडियम में वापस आ गया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, और इस केस में चूंकि रिफ्लेक्शन है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होगा, न कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा यहाँ पे। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू आर। तो इसका वैल्यू अगर आई है, इसका वैल्यू अगर आई है और इसका वैल्यू आर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, क्योंकि क्या हुआ है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल लाइट जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाता है, और अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो लाइट जो है वह सारा का सारा, उसका सारा का सारा लाइट जो है वह क्या होता है? फर्स्ट मीडियम में ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर बात है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का तो ये डेफिनेशन हुआ। अब कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? क्या हमेशा हो जाएगा? नहीं, दो कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पहला क्या? कि लाइट को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाना चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में जाए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
तो पहला कंडीशन क्या है, लाइट को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्लियर बात है? ओके। डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे नोट्स में, मैंने जो बोला उसी को लिखवा रहा हूं। व्हेन लाइट passes goes from optically denser medium to ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाता है एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मतलब I is greater than theta c, then the total light is reflected back into the same medium, मतलब डेंसर मीडियम, या फर्स्ट मीडियम कह सकते हैं आप उसको। दिस phenomenon of light is called as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट पॉइंट में लिख लेंगे कि यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। हियर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, है ना, मतलब I इज इक्वल्स टू R, और एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक तो वो है जो है ही, है ना, कौन सा, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तो वो तो होगा ही। क्लियर बात है? तो ये चीज़ है। आए बच्चों, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए बच्चों, कहता है इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, मतलब पहला मीडियम कौन सा है, कोई मीडियम है, और दूसरा मीडियम क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। तो लाइट मीडियम से वैक्यूम में जा रहा है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए या फिर क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाना है। तो ये कहता है वो 30 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दे दिया, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या है बच्चों, 30 डिग्री है। कहता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, तो लाइट का वेलोसिटी मीडियम में क्या होगा, वैक्यूम में पूछ रहा है, नहीं वो तो पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसमें पूछ रहा है, मीडियम में पूछ रहा है। तो कैसे पता करेंगे, तो आपको पता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, μ2/μ1, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये कहां से आया था, देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। यहां पर क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल बन रहा है, तो साइन I का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन है ये थीटा सी, या आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। μ2 वैक्यूम है ना, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, इनटू साइन R, साइन ऑफ 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो μ1 साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 × 1, तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/μ, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू μ2 क्या है, वैक्यूम क्या है ना, वैक्यूम का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/μ, है ना, μ1 या μ इसको हमने कर दिया, तो μ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/साइन ऑफ थीटा सी, मतलब क्या आ गया, 1/साइन थीटा सी। साइन थीटा सी क्या है, साइन ऑफ 30 डिग्री। देखो ध्यान से समझना भाई, जहां पे दिक्कत है, मैंने कुछ नहीं किया, क्या सिर्फ वैल्यू तो पुट किए हुए हैं इस पे, आ रहा है समझ में, हड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1/2, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब म्यू का वैल्यू आ गया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ गया, तो मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा, नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा भाई, बिल्कुल आसानी से पता चलेगा। देखो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होता है, C/V होता है।
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c बाई म्यू हो जाएगा। c कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, म्यू कितना है 2 है, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आएंगे समझ में, पक्की बात है। ओके, अब मैं क्रिटिकल एंगल का एक क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक मैं फिनोमेना आप लोग को एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, जनरल लाइफ में होने वाले एग्जांपल को बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखें। देखो बच्चे, कई बार आता है ऐसा, आप लोग फिल किए होंगे या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डायमंड जो है और एक ऑर्डिनरी ग्लास, उसमें क्या पहचान है, उसकी क्या खासियत है। तो उसकी खासियत यह है कि डायमंड जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा शाइन करता है, ज़्यादा चमकता है, वो ज़्यादा स्पार्कलिंग होता है उसमें एज कम्पेयर टू द ग्लास। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो डायमंड का बिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई है ना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 2.42 के आसपास होता है, जिसकी वजह से डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वह काफ़ी कम होता है। इसका क्रिटिकल एंगल जो होता है डायमंड का वो लगभग 24 डिग्री के आसपास होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइट रे इस पर इंसिडेंट होता है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो वह लाइट क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। क्लियर बात है। तो इसकी वजह से, और दूसरी बात यह, डायमंड का जो शेप है वो इस तरह से कट किया जाता है ताकि इसके अंदर जो लाइट इंटर करे, तो इसके अंदर वाला जो लाइट हो, इसके इंटर्ड जो लाइट हो, वह क्या करे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करे। आप देख रहे हैं यहाँ से कि ऊपर से लाइट यहाँ पे आ रहा है, जो लाइट इंटर किया यहाँ से आने के बाद इस फेस पे या उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ या बाहर नहीं निकला, फिर इस फेस पे गया, यहाँ पर भी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, बाहर नहीं गया ये, फिर क्या हुआ, इस फेस पे गया और ऊपर वाले फेस से भी क्या होता है, यह बाहर की तरफ निकलता है। तो इससे जो लाइट रिसीव करता है ह्यूमन आई, इससे जो लाइट रिसीव कर रहा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करता है ना, एज कंपेयर टू द ग्लास। यहां से देख, यहाँ पे देखें आप, इसमें लाइट आया और वापस क्या हो गया, इस फेस पे क्या हुआ, मैक्सिमम लाइट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इससे जो लाइट रिसीव करेगा हमारा आई, वो काफी कम अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करेगा और एज कंपेयर टू दिस डायमंड कट या दिस डायमंड पीस। क्लियर बात है। तो दैट इज वाई हमें डायमंड क्या होता है, ज्यादा स्पार्कलिंग नजर आता है। क्लियर बात है, आया है समझ में। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें। ओके, थैंक यू।